जी सर। सर देखिए, अभी तक की जितनी भी हमारी टीडीएस की क्लासेस हुई ना, उनमें बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस पर किस रेट से टीडीएस काटना है। तो हमने अपने पास अभी तक क्या डिस्कस किया? हमने सर वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस डिस्कस की ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेबल। इसके अलावा सर हमने इनके रेट डिस्कस किए, हमने इनकी एक्सेप्शंस डिस्कस की। अब आज सर, आज ना हमें प्रोसीजरल पार्ट डिस्कस करना है। आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, इस टीडीएस को कैसे डिपॉजिट कराएं? सर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, इसकी आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, सर आपको इसका एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस तरह के कुछ प्रोसीजरल पार्ट आज हम अपने पास डिस्कस करने जा रहे हैं। और सर जिसकी जो स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं एक वेरी सिंपल सेक्शन, सेक्शन 196 से। और ये हमें क्या बताता है? सर ये एक्सेप्शन बताता है टीडीएस की। एक्सेप्शंस ऑफ टीडीएस क्या मतलब? सर ये कुछ ऐसे स्पेशल केसेस बताता है जिसमें आपको टीडीएस काटना ही नहीं है। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस बताता है जिनमें आपको टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करना सर। ठीक है ना? तो अब हम अपने पास सर टीडीएस का ये प्रोसीजरल पार्ट आज की क्लास में अपने पास डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए सर, नोट से इसको हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले है सेक्शन 196, नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी सम पेएबल टू सर गवर्नमेंट। सर मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी बैंक में अपने पास कुछ अमाउंट की एफडी करा दे। ठीक है? या सर रेलवेज अपने पास कोई एफडी करा दे। ठीक है? अब सोचिए सर, एफडी ना भी कराएं तो सोचिए सर, इनका बैंक अकाउंट तो होगा ही ना। आपको जो पेमेंट आ रहा है सैलरी का, तो सर बैंक अकाउंट तो मेंटेन होता ही होगा ना। मान लीजिए इसके ऊपर डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट मिल जाए, तो आप सोचिए क्या इस पर बैंक वाले एसबीआई टीडीएस काटेगा? सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब हम पैसे दे रहे होते हैं ना सर, टैक्स के नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स नहीं लेता। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना पैसे लेता है ना पैसे देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक हिसाब किताब का डिपार्टमेंट है सर। ये सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब देखता है कि भाई कितना टैक्स पेएबल है, कितना टैक्स रिफंडेबल है। सर टैक्स डिपार्टमेंट में थोड़ी जमा होता है। मुझे अगर किसी का टैक्स जमा कराना है 1 लाख रुपए, तो ऐसा थोड़ी है मैं आईटीओ में जाकर टैक्स जमा करा दूंगा। सर आईटीओ में जमा कराऊंगा तो पता है कहां पर? एसबीआई में। सर दिल्ली में आईटीओ में वो विकास भवन में एसबीआई की ब्रांच है। आप बैंक में जाकर तो जमा करा सकते हैं सर। डिपार्टमेंट में आप बताइए कोई ऐसा काउंटर हो, मुझे तो नहीं पता सर ऐसा कोई काउंटर हो। सर बैंक में जमा होता है टैक्स, बैंक में, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अकाउंट में। सर मैं बताना ये चाह रहा था कि टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं होता, लेकिन डिपार्टमेंट को और पेमेंट तो हो सकते हैं ना सर। मान लीजिए डिपार्टमेंट के एसबीआई में 10,000 करोड़ रुपए जमा है, और एसबीआई ने इन 10,000 करोड़ के ऊपर डिपार्टमेंट को 200 करोड़ का इंटरेस्ट दे दिया। तो सपोज ये जो 200 करोड़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या एसबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टीडीएस काट लेगा? नहीं सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, रेलवेज इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सर आप भारत सरकार के ऊपर टैक्स थोड़ी लगा सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स को पेमेंट कर रहे हैं, सर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को पेमेंट कर रहे हैं, इनका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? सर इन पे टैक्स ही नहीं लगता। जब टैक्स लगता ही नहीं, तो आप इनका टीडीएस काट ही क्यों ना? यार क्या क्या फायदा होगा टीडीएस काट का?
सर इसी तरह से आरबीआई, सर आरबीआई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कोई गवर्नमेंट की कोई कंपनी नहीं है। जैसे आप कहें जी एसबीआई भी तो सरकारी है, सर वो गवर्नमेंट कंपनी है, एक सेपरेट एंटिटी है सर एसबीआई। एसबीआई की जितनी भी इनकम होती है ना सर वो टैक्सेबल होती है। एसबीआई को अगर मैं पेमेंट करूंगा ना तो तो एसबीआई का टैक्स काटा जा सकता है सर, मैं नहीं काटूंगा ऑब्वियसली। मैं अगर बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटूंगा, बैंक मेरे इंटरेस्ट पे टीडीएस काटेगा सर। लेकिन आरबीआई को कोई भी पैसे दे, कोई भी, नो टीडीएस। इसी तरह से सर म्यूचुअल फंड्स भी तो कई बार इन्वेस्ट करते हैं पैसा कंपनीज के अंदर सर, डिविडेंड कमाने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए, सर इनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। या इसी तरह से अगर कोई ऐसी कॉरपोरेशन है विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर अ सेंट्रल एक्ट, सर सेंट्रल एक्ट के तहत, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया हो बाय पासिंग अ लॉ, सर देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, हालांकि यहां फिट नहीं होते लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी। सर आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सर भारत सरकार ने 1949 में एक एक्ट पास किया, उसका नाम रखा गया सीए एक्ट 1949। उसमें यह तय किया कि एक सीए इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा और वो सीए इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रेन करेगा, उनको पढ़ाएगा, उनको इस काबिल बनाएगा कि वो ऑडिट कर सके। सर इसी तरह से हमारा एक सीएमए इंस्टीट्यूट भी है, आप लोगों ने शायद सुना हो, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सर इसके लिए भारत सरकार ने एक लॉ पास किया इन द ईयर 1959। सर इनकी इनकम्स एग्जम्प्ट नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको बनाने के लिए ना भारत सरकार एक्ट पास करती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में एक्ट पास करके उन्हें बनाया जाता है। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी इनकम्स एग्जम्प्ट होती हैं, गवर्नमेंट का ही पार्ट होती हैं वो। तो ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इनकम एग्जम्प्ट है, उसको पेमेंट करते टाइम ना सर आप टीडीएस नहीं काटेंगे। ठीक है सर, अगला सेक्शन है सेक्शन 197। ये क्या होता है सर, ये मैं जरा समझा दूं पहले, फिर आगे बात करेंगे। जी, तो सर हुआ क्या, एक पर्टिकुलर पर्सन थे मिस्टर ए। इनकी ना कुछ इनकम हो रही थी, इनकी कुछ इनकम हो रही थी, उस इनकम के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल था। अब सर ये जो टीडीएस था ना, इसमें इनका एक अच्छा खासा अमाउंट टैक्स कटकर जमा हो जाना था। ठीक है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं रेंट का, और सेक्शन 194 आई में सर हम टीडीएस काट रहे हैं 10% का। ठीक है ना सर, 194 आई में 2,40,000 की लिमिट है पेमेंट की। अब ऐसे में एक पर्टिकुलर पर्सन को हमने पेमेंट किया, उस पेमेंट के ऊपर हमने टीडीएस काट लिया, है ना सर। लेकिन एक परेशानी है, सोचिए, ये जो पर्टिकुलर पर्सन थे ना सर, जिनको जिनको रेंट मिल रहा था, सर इनको मिलने वाला रेंट कम था, इनकी इनकम बिलो टैक्सेबल थी बेचारे की। अब बताइए इनका टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा सर, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर किसी भी पर्सन को हम 2,40,000 से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हैं, 2,40,000, सर इस पे टीडीएस कट जाता है। अब एक पर्टिकुलर पर्सन थे मिस्टर ए, इनकी रेंटल इनकम आ रही थी, रेट था 40,000 पर मंथ, या चलिए 40 ही रहने दीजिए, 40,000 पर मंथ। सर इन्हें 40,000 पर मंथ की
रेंटल इनकम हो रही थी, नो अदर इनकम। इन्होंने एक ऑफिस लेट आउट करा था टू अ कंपनी। सर कंपनी ने इनको 4,80,000 का रेंट दिया और इसके ऊपर 10% के रेट से 48,000 का टीडीएस काट लिया। सर इधर से अगर आप मिस्टर ए की इनकम देखें ना, तो पता है इनकी इनकम कितनी हो रही है। सर जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम अर्न करते हैं ना, तो जो हमारी रेंटल इनकम होती है, इसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। 4,80,000 का 30% आ रहा है सर, 1,44,000। 3,36,000। सर इनकी कोई भी इनकम नहीं होती। जब कोई भी इनकम नहीं होती तो इनका टैक्स पे इन इसके अलावा और कोई इनकम नहीं होती, इनका टैक्स पेएबल पता है कितना आ रहा है? सर नील। इनका टैक्स पेएबल नील है सर बेचारे का। ठीक है, मैं इसे और भी बढ़ा सकता था सर, मैं इसे और भी बढ़ा सकता था। 7 लाख रुपए तक न्यू रिजीम में इनकम टैक्सेबल नहीं होती सर। तो अगर ये रेंट ना 80,000 पर मंथ होता, ठीक है ना, तो कंपनी पेमेंट कर रही है 9,60,000 का, वो 10% के रेट से टीडीएस काट लेगी 96,000। और इनकी इनकम कितनी होगी बताइए सर? 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, इसका 70% टैक्सेबल होगा सर। सर 6,72,000। और 6,72,000 पे टैक्स पेएबल कितना होता है? नील होता है सर। बिना बात के इनका बेचारे का 1 लाख रुपए का टीडीएस कट रहा है लगभग, लगभग, है ना सर? कितनी हार्डशिप है एसएससी के साथ। तो कोई परेशानी की बात नहीं है सर। इनकम टैक्स एक्ट ना एसएससी को ऑप्शन देता है, ऑप्शन, कि वो अपनी ये दुख भरी दास्तान जाकर इनकम टैक्स ऑफिसर साहब को सुना दे, आईटीओ साहब को, टीडीएस में। अगर उनको ये प्रॉब्लम जेन्युइन लगती है तो वो सेक्शन 197 के तहत एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे फॉर लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन एट ऑल। ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में होगा क्या सर? इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाकर ये जो भी इनके टीडीएस के एओ साहब होंगे, उनको जाकर ये अपने पास एप्लीकेशन देंगे कि सर मेरी इनकम पे टैक्स नहीं बनता और मेरा इतना हैवी टैक्स कट जाता है हर साल। तो अगर आईटीओ साहब को ये लगता है, एओ को, इनको इनके ये लगता है कि हाँ ये गलत है, तो सर वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। या तो उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि इनका टीडीएस ही ना कटे, या ऐसा भी तो हो सकता है कि सर एक पर्सन का टैक्स पेएबल बनता है 20,000 का, सपोज टैक्स पेएबल बनता है 20,000 का, और टीडीएस कट रहा है उसका बेचारे का 2 लाख का। तो एओ साहब आप पता है क्या कहेंगे? एओ साहब इनसे कहेंगे भाई लोअर डिडक्शन कर लो, लोअर डिडक्शन। आप टीडीएस ना मत काटिए 2 लाख रुपए, 20,000 ही काट लीजिए। ठीक है, तो ये 20,000 रुपए का टीडीएस का अमाउंट पे इनका डिडक्ट किया जाएगा। मान लीजिए 10% का रेट था, इन्हें लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट इशू कर देंगे कि इनका टीडीएस 1% काटा जाए। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? सर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हैवी टैक्स कटने के बजाय कम टैक्स काटा जाए, इसके लिए इनको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। या तो सर्टिफिकेट इशू होगा लोअर डिडक्शन का, या सर्टिफिकेट इशू होगा नो डिडक्शन का। ठीक है सर, आइए एक बार जरा इसको ना नोट्स में से पढ़ लेते हैं।
where the total income of the recipient of income as per the provisions of section 192, 193, 194, 194A, 194C, D, G, H, I, J, M, O and 195, sir, is not liable to tax. मान लीजिए मुझे जो पैसे मिल रहे हैं सर, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, है ना सर, इसी तरह से डिविडेंड, 194C कॉन्ट्रैक्ट, इसी तरह से हमने अपने पास डिस्कस किया था कमीशन या इंश्योरेंस कमीशन, रेंट, प्रोफेशनल रिसीट, है ना, एटसेट्रा। सर लंबी लिस्ट थी, हम सब पढ़ चुके हैं। मैं ये बता रहा था इन सारे के सारे पेमेंट्स के केस में अगर हमारी जो इनकम मिल रही है ना सर, ये टैक्सेबल ही नहीं है सर। ये 195 में भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट के पेमेंट में। नॉन रेसिडेंट को हम पेमेंट कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट को जो पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए वो इनकम उसकी टैक्सेबल नहीं होने वाली। सर एक नॉन रेसिडेंट थे मिस्टर जॉन ऑफ यूएसए, मैं इनको पैसे दे रहा हूं सर, सपोज 3 लाख रुपए, सर 3 लाख रुपए दे रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल सर्विस के लिए पेमेंट किया जा रहा है, प्रोफेशनल सर्विस इनसे हमने ली। सर मैं इनका टैक्स 194 जे में नहीं काटूंगा, 195 में काटूंगा, नॉन रेसिडेंट है ना ये। अब सर इसके ऊपर ना 195 में पता है टीडीएस के रेट्स कितने होते हैं? कुछ केसेस में 10%, कुछ में 20, कुछ में 30, 10 से कम तो है ही नहीं कोई। सर 3 लाख का पेमेंट किया जॉन को, सर 3 लाख तो एमईएल होती है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट। इंडिया में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम पर 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता सर, नॉन रेसिडेंट के केस में भी नहीं लगता, है ना। अब ऐसे में ये जो नॉन रेसिडेंट है सर, इनको भी मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है सर, ऐसा नहीं है इनको नहीं मिलता। मैटर ये है कि सर जॉन का तो बेचारे का टीडीएस कट जाएगा, 20% का रेट मान लेता हूं मैं 1 मिनट के लिए, 60,000 का टैक्स कट गया, जबकि इनका टैक्स तो पेएबल बनता ही नहीं है सर। तो ये एओ साहब से जाकर रिक्वेस्ट करेंगे और एओ साहब क्या करेंगे, वो चेक करेंगे, कहेंगे हाँ यार इसका तो टैक्स पेएबल बनता ही नहीं, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि भाई ऐसा है, इनका टैक्स ही मत काटो। या फिर मान लीजिए इनका जो टैक्स है वो टैक्स पेएबल आ रहा है कम और रेट है ज्यादा, तो एओ साहब कहेंगे कि भाई ऐसा है, इनका 20% मत काटिए, आप ना 4% काट लीजिए, 5% काट लीजिए, 2% काट लीजिए। सर एओ साहब कैलकुलेट कर लेंगे इनका टैक्स कितना बनता है और उतना ही कटवा लेंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टैक्स कटवाने का क्या फायदा सर, हमें रिफंड तो करना ही पड़ेगा ना, और विद इंटरेस्ट रिफंड करना पड़ेगा, तो क्यों लें हम किसी के एक्स्ट्रा पैसे। तो हम एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, उसमें लिखा होगा या तो टीडीएस कटेगा ही नहीं, या अगर कटेगा तो लोअर रेट से काटा जाएगा, लोअर रेट। सर नेक्स्ट देखिए प्लीज। टू फैसिलिटेट ease of doing business and to provide an option to seek a lower deduction certificate so as to reduce compliance burden on the assessee. Section 194Q has been included in the scope of Section 197 with effect from 1st October 2024. 1 अक्टूबर 2024 के बाद से इसमें 194Q भी आ गया है सर। सर वो गुड्स के लिए होता है ना, गुड्स के लिए, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। हालांकि अब तो गवर्नमेंट ने उसका रेट ही बहुत कम कर दिया है सर, 0.1%, लेकिन फिर भी इट इज स्टिल देयर, ठीक है ना। आगे देखिए सर नेक्स्ट। इन सच अ केस द पेयर शेल डिडक्ट इनकम टैक्स एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट टिल सच टाइम द सर्टिफिकेट इज कैंसल्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। सर ये सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होगा? जब तक एओ साहब इसको कैंसिल ना कर दें, जब तक इसको कैंसिल ना कर दिया जाए।
सर वैसे प्रोविजन में ऐसा लिखा है कि जब तक ये कैंसिल ना कर दिया जाए, लेकिन जनरली प्रैक्टिकली जब ये इशू किया जाता है ना, इस पर एक वैलिडिटी लिख दी जाती है कि ये इसी साल के लिए वैलिड है। तो जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है, अगर वो 1 साल के लिए है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर असेसी को दोबारा ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर इस पर टाइम लिमिट नहीं लिखी है तो सर फिर इस पर्टिकुलर केस में ये हमारे पास तब तक वैलिड होगा जब तक इसको कैंसिल ना कर दिया जाए। if no time limit is mentioned. If no time period is mentioned. सर एनएफ कह रहे हैं क्या आप? फॉर्म नंबर सर्टिफिकेट एनएफ? मैम सेक्शन 197 का होता है ना लोअर डिडक्शन का। हाँ जी, उसकी बात हो रही है मैम। हाँ, कुछ फॉर्म नंबर है क्या उसका कि ओनली सर्टिफिकेट करके मेंशन करते हैं उसको? मैम फॉर्म नंबर होता है, मुझे 1 मिनट याद नहीं आ रहा। मैं वही पूछ रही हूँ, 10F है क्या ये 1 सर्टिफिकेट? मिनट चेक कर लूं। मैम फॉर्म 13 होता है ये। फॉर्म 13, ओके जी। ठीक है। Certificate for lower deduction under section 197 shall not be issued if the application does not contain pen of the applicant. इसमें ना बस एक कंडीशन है, हमेशा याद रखिएगा, ये सर्टिफिकेट तभी इशू होगा जब इसके ऊपर पेन नंबर होगा। तो अगर पेन नंबर नहीं है तो फिर ये सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। ठीक है, दिस सर्टिफिकेट कैन बी इशूड ओनली इफ इट कंटेन्स द पेन नंबर। पेन नंबर है तो सर्टिफिकेट इशू करूंगा, पेन नंबर नहीं है तो सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा। सर पेंशनर्स के लिए भी मतलब उसको सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा, जो नहीं पेंशनर सर, बैंक से पेंशन लेते हैं? सर उस पे ना अभी आते हैं हम। बेसिकली क्या है कि देखिए, एक सीनियर सिटीजन है बेचारा और उसको पेंशन आ रही है। सर वैसे तो पेंशन पे देखिए, पेंशन पे टीडीएस तभी कटता है क्योंकि पेंशन सैलरी इनकम होती है जब टैक्स बने। अगर टैक्स बन ही नहीं रहा तो उनको टीडीएस सर्टिफिकेट लेना ही नहीं है। सर सेक्शन 192 याद कीजिए, सेक्शन 192 हमने पढ़ा था। 192 में टीडीएस का रेट क्या होता है? सर नो स्पेसिफिक रेट। आपका जितना भी टैक्स बनेगा ना वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। जो भी आपका टोटल टैक्स बनेगा ना वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक पेंशनर है कोई और उनका टैक्स बन ही नहीं रहा, तो सर बन ही नहीं रहा तो कटेगा कहां से? है ना सर, मैटर उनका नहीं है। मैटर ये है कि सोचिए सर, एक एक पर्सन है मिस्टर रोहन, इनकी बैंक में एफडी है, इस पे इनको इंटरेस्ट इनकम आ रही है ₹2 लाख की। और मिस्टर रोहन जो है ना सर, इनकी कोई और इनकम नहीं है और कुछ नहीं करते ये बेचारे, कहीं से कुछ नहीं कमाते। बस इनके पास कुछ पुराने पैसे थे, उन्होंने एफडी कराई और एफडी के ऊपर अब इनको 2 लाख रुपए का सालाना इंटरेस्ट मिलता है। अब सर बैंक वाले तो इस पर 10% का टीडीएस काटते हैं। अब रोहन की कोई और इनकम तो होती नहीं, 2 लाख रुपए तो सर एग्जम्पशन लिमिट से कम है। एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो जब एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो सोचिए इनका टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? सर ये सब बातें बैंक को नहीं पता, बैंक वाले तो टीडीएस काट लेंगे। अब सर कितना गलत हो जाएगा सोचिए, एक आदमी जो बेचारा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम कमा रहा है उसका टीडीएस कट गया। अब टीडीएस कटेगा, कौन सी आफत आ रही है? कोई बात नहीं,
तो सर अब इसको क्या करना होगा? सर अब इसे अपनी बिना बात के रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। रिटर्न फाइल करने के बाद सर फिर इसको रिफंड लेना पड़ेगा सर, रिफंड। सर सोचिए, एक बिना बात के कॉम्प्लिकेशन तो क्रिएट हो ही गई ना। तो हमने कहा सर ये पर्सन हमारे पास आकर अगर सर्टिफिकेट इशू कराएगा ना सर, वो भी इसके लिए मुश्किल है सर। एक नॉर्मल पर्सन खुद थोड़ी अप्रोच कर पाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि सर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। सर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी ना, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा, लॉयर के पास जाना पड़ेगा। सर कितना मुश्किल हो जाएगा, उनको बिना बात के पैसे देने पड़ेंगे सर। सीए साहब फ्री में थोड़ी काम करेंगे। तो सर हमने एक नया सेक्शन बनाया, सेक्शन 197 कैपिटल ए। हमने कहा सर छोड़ो, आप चक्कर में पड़ो ही मत, आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो कि सर मेरी इनकम बिलो टैक्सेबल है, प्लीज मेरा टैक्स ना काटा जाए। क्या हम मान जाएंगे? यस, मान जाएंगे सर। ये एसएससी के साथ ना जेन्युइन हार्डशिप है। अच्छा, सबको अगर हम डिपार्टमेंट बुला लें सर, हमारे लिए भी तो मुश्किल है सर, लाइन लगी रहेगी सर, लाइन, भीड़ ही भीड़ होगी सर। पुराने जमाने में ना जब पब्लिक डीलिंग होती थी सर, बहुत भीड़ होती थी सर। मैंने जब ऑफिस ज्वाइन ही किया था सर, 2001-2 की बात है सर। दिल्ली में, आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली में ना मयूर भवन में सैलरी की रिटर्न्स फाइल होती थी सर। मयूर भवन अब तो खैर बहुत टाइम से जाना ही नहीं हुआ सर। वहां ना वो गोल गोल सी स्टेयर्स हैं सर, थोड़ा सर्कुलर, बहुत साल पहले जाना हुआ था सर। वो स्टेयर्स पे नीचे तक लाइन होती थी सर मयूर भवन में, इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती थी सर। आईटीओ पर इतनी ज्यादा भीड़ होती थी कि आईटीओ की जो मेन बिल्डिंग्स हैं, आपका विकास भवन है, ड्रम शेप बिल्डिंग है सर, उनके पार्क्स के अंदर काउंटर लगा दिए जाते थे जो वहां पर पार्क बने हुए हैं। और लास्ट में इतनी बुरी हालत हो जाती थी सर, दिल्ली में प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान में काउंटर्स लगा दिए जाते थे सर। ये तो अब अगर ऐसा हो गया ना कि कंप्यूटराइजेशन की वजह से, सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से भीड़ नहीं होती, इतनी पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ती सर। पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उस टाइम पर ये प्रोविजन बनाया गया कि सर इतने लोग हमारे पास आएंगे कि सर सर्टिफिकेट दे दो, सर्टिफिकेट दे दो, सर्टिफिकेट दे दो, हमारे लिए भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हमने कहा सर छोड़ो, आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो, खुद लिख कर दे दो कि सर मेरी इनकम बिलो टैक्सेबल है। क्या असेसी के लिख के देने से हम मान जाएंगे? यस। असेसी से हमने कहा सर आप फॉर्म भर के दीजिए, 15G और 15H। ये जो 15G और 15H है ना सर, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है कि सर मेरी इनकम बिलो टैक्सेबल है। सर अगर एसएससी ने झूठ बोल दिया तो नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? सर हर एप्लीकेशन पर पैन नंबर चाहिए, और ये जो पैन नंबर होता है ना सर, ये पैन नंबर सर ये एक ट्रैप है, ट्रैप। ठीक है ना सर? व्हाट इज पैन? परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है सर? इट्स अ ट्रैप। जिसके पास भी पैन नंबर है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जाल में फंस गया। ठीक है सर? आमतौर पर ऐसा होता है, एक पर्सन नंबर लेता है ना, जब नया नया लेता है सर। मैं कॉलेज में था जब मैंने पैन नंबर लिया, बड़ी खुशी सी होती थी, एकदम से ना पर्स में पैन कार्ड रखा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, उस टाइम पर मुझे भी नहीं पता था सर, इट्स अ ट्रैप। इफ यू हैव अ पैन नंबर, नाउ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर ट्रेसेबल बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इट इज ट्रेसेबल। और सर आजकल तो आप देखिए कितना एडवांस्ड हो गया। आप अपना एआईएस खोल के दे दीजिए सर, मैं आपसे पूछे बिना आपको ये बता दूंगा आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं। मैं आपसे पूछे बिना ये बता दूंगा आपको कितना इंटरेस्ट मिला है ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सर हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना, जिनकी हम रिटर्न्स फाइल करते हैं, हम उनसे कई इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि भाई ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। सर क्लाइंट देते नहीं कई बार, वो हमसे भी बातें ऐसे छुपाते हैं जैसे हमें पता चल गया हम पता नहीं क्या कर देंगे। सर कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट से हमने पूछा कि भाई बैंक से इंटरेस्ट तो नहीं मिला, वो कहता है नहीं सर नहीं मिला। हम उसका एआईएस ओपन करते हैं, एआईएस खोलकर देखकर चेक करके बताते हैं कि सर आपको ना, आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट है पीएनबी बैंक में, उस पर आपको 25,000 का इंटरेस्ट मिला है, आपने बताया नहीं। और वो बड़ा हैरान होते हैं, कहते हैं सर आपको कैसे पता चला? सर एआईएस में एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप एक 100 रुपए का शेयर बेचिए, कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है?
सर पैन नंबर की वजह से। आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे, डीमैट अकाउंट पैन नंबर के बिना खुलेगा नहीं, और डीमैट अकाउंट खुलते ही आपका पैन नंबर उससे लिंक्ड है, सर सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई। सर आप किसी का भी AIS TIS खोलिए, ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। और सर मैं तो उन इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं सर विच इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। सर मैं तो एक आम आदमी हूं, छोटा सा घटिया, है ना, मैं सारी बातें थोड़ी जानता हूं। सर सोचिए अगर मैं इतनी बातें जानता हूं, ठीक है, जानता हूं मतलब किसी के पैन नंबर से ट्रेस कर सकता हूं, तो सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो और भी पावर्स होंगी। कई ऐसी चीजें भी तो होंगी ना जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती होंगी, जो मैं नहीं देख सकता, जो जो कमिश्नर साहब बैठकर देख लेते होंगे अपने ऑफिस में, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख लेता होगा, है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई आदमी झूठ बोल देगा, सर हमसे झूठ बोल नहीं पाएगा। सर मान लीजिए एक पर्सन को मल्टीपल सोर्सेस से इनकम हो रही है, उसने 10 बैंक्स में जाकर FD कराई, और इन 10 बैंक्स में FD कराकर हर जगह से उसे 1-1 लाख का इंटरेस्ट मिलता है, और उसने सबको लिख कर दे दिया कि सर मेरी इनकम तो बिलो टैक्सेबल है। सर पैन नंबर तो देगा ना हर हर एप्लीकेशन पर, हर फॉर्म पर। सर इन पैन नंबर्स को ना हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कराते हैं। मैं बताऊंगा ये, ऑल्दो इट इज नॉट कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लेकिन सर मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें डिस्कस करूंगा। सर बैंक्स के पास जितने भी ये फॉर्म 15G या 15H आते हैं ना, ये ट्रेसेस पर फाइल होते हैं। सर हम डिस्कस करेंगे अपने पास ट्रेसेस के बारे में। ट्रेसेस सर ये चैप्टर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अब मतलब हम इस लेवल पर पढ़ रहे हैं ना सर, बातें तो पता होनी चाहिए। अब डिपार्टमेंट में बैठे हैं, पता तो हो कम से कम प्रैक्टिकली कैसे होती हैं चीजें। तो मैं आपसे आपके साथ ना पहले TDS TCS का चैप्टर ओवर कर दूं सर, एक क्लास एक्स्ट्रा लूंगा सर इसके ऊपर, प्रैक्टिकल कंसेप्ट के ऊपर। तो मैं ये बता रहा था सर ट्रेसेस पर फाइल होते हैं ये, जब ट्रेसेस पर हम इसको फाइल करते हैं ना सर, तो सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये अपने पास गलत इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं ये अपने पास इनकम ज्यादा अर्न करते हो, डिक्लेरेशन गलत दे रहे हो, सर सब पता चल जाएगा। और पता चलते ही सर अगर इसने गलत डिक्लेरेशन दी होगी तो सर पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन इज देयर, ठीक है ना। हम अपने पास डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मैं ये बता रहा था कि सर कुछ ऐसे केसेस हमने बनाए जिसमें हमने कहा कि असेसी को AO साहब के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दे, सेल्फ डिक्लेरेशन दे दे कि मेरी इनकम बिलो टैक्सेबल है, हम सर उसका TDS डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सर नो TDS शेल बी डिडक्टेड इफ द रिसिपिएंट सर एज्ड लेस देन 60 ईयर्स। क्या देगा सर? 15G देगा। ये जो 15G और 15H दो फॉर्म बताए ना सर, 15G होता है सर बिलो 60 वालों के लिए, और ये जो 15H होता है ना सर, ये 60 ईयर्स और मोर वालों के लिए होता है। सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए होता है, ठीक है। तो जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है वो हमें 15G दे दे, और उसमें क्या लिख कर देगा सर? वो ये कहेगा कि मुझे PF के पैसे मिलने हैं। याद है आपको हमने डिस्कस किया था प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम PF अकाउंट, सर 192A 10% TDS कटता है, 15G दे दे नहीं कटेगा। सर इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज 193, सर 15G दे दे TDS नहीं काटूंगा। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट other than interest on securities, insurance commission, payment of life insurance policy, rental income, सर इन सब केसेस में वो अगर मुझे 15G फिल करके दे देता है ना कि सर मेरी इनकम बिलो टैक्सेबल है, सर TDS shall not be deducted, ठीक है। सर ये डिक्लेरेशन कंपनी या फर्म नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते सर? इनकी कोई बेसिक एग्जम्पशन तो होती ही नहीं। सर आई एम एन इंडिविजुअल, मेरे लिए ना एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिसे हम MEL भी कह देते हैं, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है। ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। न्यू रिजीम में अभी तो 3 लाख है, नेक्स्ट ईयर से 4 लाख हो गई है सर। 4 लाख तक टैक्स नहीं लगाएंगे न्यू रिजीम में, है ना। मैं ये बता रहा था कि सर
कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती कंपनी और फर्म की। अगर कोई कंपनी है सर, उसे 100 रुपए की भी इनकम हो रही है ना, टैक्स देना है। फर्म की 100 रुपए की भी इनकम हो रही है ना, टैक्स देना है। तो इनको ये हक नहीं है कि ये 15G फिल कर सके। ठीक है। फर्दर मोर, दिस डिक्लेरेशन कैन नॉट बी गिवन, दिस डिक्लेरेशन कैन नॉट बी गिवन बाय अ पर्सन if the aggregate of income referred above, if the aggregate of income referred above exceeds basic exemption limit। सर एक पर्सन थे मिस्टर रोहन, एज थी 40 इयर्स, इनकम हो रही थी 1 लाख की, 2 लाख की, सर 2.5 लाख की, ये 15G दे सकते हैं। इनकम हो रही थी सर 4 लाख की, ये 15G नहीं दे सकते। सर 4 लाख पर टैक्स पेएबल निल आएगा, टैक्स पेएबल कितना होगा 4 लाख पर? सर निल होगा। सर न्यू रिजीम में 7 लाख रुपए तक टैक्स पेएबल निल है, लेकिन ये 15G नहीं दे सकते सर। फिर क्या करें? सर एओ साहब के पास जाए ना, एओ साहब के पास जाए, अभी तो बात की थी हमने, सेक्शन 197 में सर्टिफिकेट एओ साहब से इशू कराए ना। ठीक है, 15G नहीं दे सकते, सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं चलेगी सर। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन सर अगर ये पर्सन 60 इयर्स से ज्यादा की एज वाले हैं तो? सर बुजुर्ग आदमी है सर, बुजुर्ग आदमी, सीनियर सिटीजन है। अब हम कह रहे हैं ये अपने पास 15H फॉर्म भर के देंगे। सर 15G बिलो 60 इयर्स, 15H दो फॉर्म है सर, दो, 15H 60 इयर्स और मोर वालों के लिए है। ठीक है सर, इनको ये फॉर्म देने का राइट कब है? ध्यान से देखिएगा सर, कितना बेसिक माइनर सा माइन्यूट डिफरेंस है। इनको देना है अगर इनका टैक्स पेएबल निल है। सर टैक्स पेएबल निल है मतलब अगर इनकम ग्रेटर देन एमईएल है, एमईएल सर, एमईएल मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, बट टैक्स पेएबल निल है सर, निल। सर इस केस में ना आप 15G नहीं दे सकते, 15H दे सकते हैं। सर बुजुर्ग आदमियों को तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी है बेचारा, टैक्स उसका पेएबल है नहीं, मैंने बिना बात के उससे रिटर्न फाइल करवा ली। सर रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी ना, अगर आपने उनका टीडीएस काट लिया, अब रिफंड आप कैसे देंगे? रिटर्न फाइल करेंगे तभी तो देंगे। सर बिना रिटर्न के, अदर देन रिटर्न, रिफंड का कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। सर रिटर्न फाइल किए बिना रिफंड नहीं मिल सकता। तो अब एक ऐसा आदमी जिसका बेचारे का कोई टैक्स पेएबल नहीं है, अब उसे जबरदस्ती रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। तो हमने कहा सर अच्छा रिटर्न फाइल कर भी दे, सर रिफंड के लिए वेट तो नहीं करना पड़ेगा ना। अच्छा पुराने जमाने में सर रिफंड में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। पुराने जमाने में सर रिफंड इशू करने में कई बार ऐसा होता था, चेक भेजा खो गया, अब वो बेचारा ऑफिस के चक्कर काट रहा है कि सर चेक खो गया। अब भाई अब सारा कुछ चेक करना पड़ेगा, आरबीआई से वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी कि इन्होंने कहीं चेक कैश तो नहीं करा लिया, झूठ तो नहीं बोल रहे सर, 36 फॉर्मेलिटीज आ जाएंगी सर। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सर इसका टीडीएस काटा ही नहीं जाएगा, ये 15H फिल करके दे दें। ठीक है, अच्छा दिस डिक्लेरेशन कैन बी गिवन बाय अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इफ हिज टैक्स पेएबल इज निल, भले ही इसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। जी सर, कुछ पूछ रहे थे सर? नहीं सर। जी सर, पॉइंट क्लियर है सर?
यस सर। जी। अच्छा सर, एक छोटी सी बात, हालांकि ये कई बार डिस्कस हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। और मैं क्या सर, लॉ मेकर्स ने करा है, मैं क्या कहूँ इसमें। सर सेक्शन 198, आइए मैं पहले समझा दूं सर। सर एक पर्सन थे, मिस्टर विक्रम, मेकिंग पेमेंट ऑफ ₹10 lakhs टू मिस्टर भुवन। ठीक है, मिस्टर विक्रम मिस्टर भुवन को 10 लाख रुपए दे रहे थे। सर ये प्रोफेशनल फीस थी। सेक्शन 194 जे में इस पे 10% टीडीएस कटेगा। अब ये जो 10 लाख रुपए है सर, इन 10 लाख में से पता है क्या होगा, 1 लाख तो कटेगा टीडीएस, और बैलेंस 9 lakhs विल बी पेड टू भुवन। 9 लाख रुपए दिए जाएंगे सर भुवन को, 1 लाख का कट जाएगा टीडीएस, 9 लाख रुपए भुवन को दे दिए जाएंगे सर। अब बताइए मिस्टर भुवन की इनकम कैलकुलेट करते हुए कितने पैसे कंसीडर किए जाएंगे उनकी इनकम को। 9। मिस्टर भुवन, while calculating his income, shall consider ₹10 lakh gross amount before TDS as his income। सर इनकम से मेरा मतलब टैक्सेबल इनकम नहीं है सर, ये एक प्रोफेशनल है ना, जब ये अपना पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्रेडिट 10 लाख रुपए दिखाए जाएंगे। ठीक है, दैट इज ₹9 lakh रिसीव्ड प्लस ₹1 lakh टीडीएस डिडक्टेड। भुवन की जो इनकम होगी ना, वो पूरी 10 लाख मानी जाएगी। सर सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहना चाह रहा था कि टीडीएस डिडक्टेड shall be treated as इनकम। और सर एक बात बताऊं, सर ये तो कॉमन सेंस की बात है सर, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। सर मान लीजिए मेरे पास कोई क्लासेस के लिए रजिस्टर करता है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, इट इज सपोज ₹10,000। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन फीस देनी थी ₹10,000। मैंने कहा सर एक काम कीजिएगा प्लीज, मेरा ना फोन का बिल आया हुआ है मोबाइल का, सर आई यूज अ पोस्ट पेड कनेक्शन, अभी इत्तेफाक से आज ही मैंने बिल जमा कराया है ₹2,000 का। तो मैंने इनसे कहा, जो भी मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल कर रहे थे, कि सर एक काम कीजिएगा प्लीज, ₹2,000 का मेरा बिल डिपॉजिट करा दीजिएगा और बैलेंस 8,000 मुझे पे कर दीजिएगा। तो बताइए मेरी इनकम कितनी सर, पूरी 10,000। सामने वाले का एक्सपेंस कितना सर, पूरा 10,000। सर ये जो मोबाइल का बिल दिया गया है ना, ये मेरे बिहाफ पर दिया गया है,
तो मेरे बिहाफ पर पेमेंट करना या मुझे पैसे देना एक ही बात है। सर पहले मैं फीस रिसीव करूं 10,000 और बाद में बिल पे करूं, या सामने वाले से कहूं भैया 2,000 यार आप जमा करा दो मेरे बिल के और 8,000 रुपये मुझे भेज दो। सर एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग, नॉट एन इशू। ठीक है ना सर, हटाइए ना इसको मोबाइल के बिल को और यहीं पे लिख दीजिए टैक्स, क्या फर्क पड़ता है। सर ये जो हमारा टीडीएस कटता है ये हमारे बिहाफ पर गवर्नमेंट को पे होता है। आपको जो सैलरी मिलती है ना सर, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी है 1 लाख पर मंथ, और सैलरी के पेमेंट के टाइम पर उसका टीडीएस कट गया 15,000 रुपये, और 85,000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर कर दिए गए। तो ये जो 15,000 का टीडीएस कटा है सर, ये टू बी एडजस्टेड विद द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय ही तो है। तो जब ये एम्प्लॉय के टैक्स में एडजस्ट हो ही जाना है तो सर फिर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सर ये टीडीएस एम्प्लॉय की इनकम ही तो माना जाएगा। तो जो एम्प्लॉय की इनकम है वो कितनी है, वो पूरी 1 लाख रुपए मानी जाएगी। अमाउंट रिसीव्ड इनकम नहीं है सर, फुल अमाउंट उसकी इनकम। ठीक, कोई डाउट यहां तक हो तो पूछ लीजिए सर। सर ये जो बात मैंने कही ना, ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 198 में लिखी हुई है। लॉ मेकर्स को ये बात इतनी जरूरी लगी, उन्होंने सेक्शन बना दिया सर इसके ऊपर, सेक्शन 198 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स डिडक्टेड इज इनकम रिसीव्ड। ठीक है सर, टैक्स डिडक्टेड इज इनकम रिसीव्ड। जो भी आपका टैक्स कट रहा है वो आपकी इनकम है। बस एक केस में नहीं है सर, एक केस में नहीं है, 194N में। 194N क्या होता है सर, 194N होता है कि बैंक से कैश विड्रॉल पे टैक्स कट गया। ठीक है ना, बैंक से कैश विड्रॉल पे टैक्स कट गया। सर अगर बैंक कैश विड्रॉल पे टैक्स काट ले तो सर ये जो बैंक ने कैश विड्रॉल पे टैक्स काटा है सर, ये मेरा टीडीएस तो है, ये मेरा टीडीएस तो है, लेकिन लेकिन सर ये मेरे पास ना मेरी इनकम का पार्ट नहीं है सर। ठीक है, ये मेरी इनकम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास ये जो भी अमाउंट है ये आपका इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। हाँ जी, इसके अलावा सर 192(1) कैपिटल ए क्या होता है सर, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का जो टैक्स इंप्लॉयर अपने पास से जमा कराता है, जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स एम्प्लॉयर अपने पास से जमा कराता है सर, वो हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास ना एम्प्लॉय की इनकम नहीं माना जाता। ठीक है, ये एम्प्लॉय की इनकम नहीं माना जाता। ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास एग्जम्प्ट हो जाता है सर सेक्शन 10(10)(c) में। ठीक है, तो ऐसे में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नॉन कैश परक्विजिट पर टैक्स डिडक्ट कर रहा है तो ये हमारे पास
एम्प्लॉय के हैंड्स में एग्जम्प्ट होता है। सर पॉइंट्स क्लियर है यहां तक के? नेक्स्ट देखिए सर, सेक्शन 199, क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड। Tax deducted at source in accordance with the above provision and paid to the credit of central government shall be treated as payment of tax on behalf of person from whose income the deduction was made. सर जिस पर्सन की इनकम में से ये टैक्स काटा गया, सर उस पर्टिकुलर पर्सन को ये टीडीएस अलाउ किया जाएगा। या फिर सर ओनर ऑफ सिक्योरिटी, जैसे मैं किसी कंपनी का डिवेंचर खरीद लूं, तो जब कंपनी मुझे डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देती है या शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देती है, तो ये शेयर होल्डर का टीडीएस माना जाता है सर। या इसी तरह से डिपॉजिटर एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कट जाए तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सर सेक्शन 194 IA, तो इस केस में हमारे पास प्रॉपर्टी सेल के ऊपर टीडीएस होता है ना, तो जो सेलर है, सेलर ओनर, सर सेक्शन 194I, रेंट पे टीडीएस होता है। तो जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी का मालिक है सर, ये उसका टीडीएस माना जाएगा। और सर ये तो पहले पॉइंट पर ही क्लियर हो गया था सर, रेंट लैंडलॉर्ड ही तो रिसीव करेगा ना, इसी तरह से यूनिट होल्डर, इसी तरह से शेयर होल्डर। ठीक है, any sum referred to in section 192(1)(a) and paid to the central government shall be treated as tax payable on behalf of the person in respect of whose income such payment of tax was made, has been made. सर अगर हम किसी एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परकोजिट देते हैं, तो सर ये जो नॉन मॉनेटरी परकोजिट्स होते हैं ना, इनके ऊपर अगर हम टैक्स काट लें, तो एम्प्लॉय को उस टैक्स का बेनिफिट मिलेगा क्या? यस सर मिलेगा, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा। सर ये जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है ना, एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय है। अंडर सेक्शन 10(10)(c), अभी अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। लेकिन सर इसका क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, अभी 2 मिनट के बाद मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाकर भी समझाता हूं, जरा 1 मिनट सेक्शन कंप्लीट कर लूं। सर द CBDT, Central Board of Direct Taxes, is empowered to frame rules for the purpose of giving credit in respect of tax deducted or tax paid under chapter of TDS. Rules notified are as follows: where under any provisions of the act the whole or any part of the income on which tax has been deducted at source is accessible in the hands of a person other than the deductee, credit for the whole or any part of the tax deducted at source, as the case may be, shall be given to the other person and not to the deductee. सर क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के तौर पर समझिए सर, एक पर्सन थे मिस्टर ए, इन्होंने 10 लाख रुपए गिफ्ट किए अपनी वाइफ मिसेज ए को, और मिसेज ए ने क्या करा? मिसेज ए ने इसकी बैंक में एफडी करा दी। अब इनको इंटरेस्ट मिला 10% पर एनम के रेट से 1 लाख का। सर बैंक इस पे टीडीएस काटेगा, बैंक इस पे टीडीएस काटेगा, है ना। सर
लेकिन याद कीजिए हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्लबिंग का, और क्लबिंग के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि ये जो इनकम इंटरेस्ट की हो रही है ना, ये इंटरेस्ट मिस्टर ए की इनकम माना जाएगा। ये इंटरेस्ट मिस्टर ए की इनकम माना जाएगा। सर अब अगर ये मिस्टर ए की इनकम बन गया तो अब इस टीडीएस का क्या होगा? सर कुछ नहीं, ये टीडीएस भी ना ऑल्सो गिवन टू ए। सर टीडीएस का क्रेडिट भी मिस्टर ए को दे देंगे मिसेस ए के बजाय। एक और एग्जांपल देखिए सर, इसी तरह से मान लीजिए इंटरेस्ट इनकम हो रही थी माइनर की, सर माइनर की इनकम भी क्लब हो जाती है, माइनर की इनकम भी क्लब हो जाती है। तो जिस पेरेंट के हैंड्स में इनकम क्लब होगी ना सर, टीडीएस का क्रेडिट उसी को दिया जाएगा। ठीक है सर, लेकिन अगर हम बात करें सेक्शन 194N की, सेक्शन 194N क्या होता है? टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। ये जो कैश विड्रॉल हो रहा है सर, इस पर अगर बैंक वाले टीडीएस काट लें तो कोई बात नहीं सर, इसका क्रेडिट उस पर्सन को दिया जाएगा फ्रॉम हुज अकाउंट टैक्सेस डिडक्टेड। जिस पर्सन के अकाउंट से भी टीडीएस कटा सर, उसको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। सर एक पर्सन थे मिस्टर तरुण, इन्होंने बैंक से 2 करोड़ रुपए कैश निकाल लिया। तो इसका जितना भी टीडीएस कटेगा ना सर, उस टीडीएस का बेनिफिट दिया जाएगा तरुण को। क्रेडिट अलाउड टू तरुण। सर इसी तरह से credit for tax deducted at source and paid to central government shall be given for the assessment year for which such income is assessable। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा टैक्स कटा एक ईयर में, लेकिन इनकम जो टैक्सेबल है ना, वो ईयर 2 में है। सर जब इनकम ईयर 2 में टैक्सेबल है तो अब इस टीडीएस का क्या होगा? सर कोई बात नहीं, टीडीएस भी आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे ईयर 2 में। सर जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो रिटर्न फाइलिंग में ना सर, जब हम टीडीएस की इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, जब हम आईटीआर फॉर्म भरते हैं ना सर, आईटीआर में जब आप टैक्स डिडक्टेड की इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं सर, आईटीआर के टैक्स डिडक्टेड की इंफॉर्मेशन में सर ऑप्शन होता है कि आप उसमें ये ईयर डाल दीजिए कि इस टीडीएस का क्रेडिट आप कब लेना चाहते हैं। भाई मेरा इस साल में टीडीएस कटा है, मुझे इस साल में बेनिफिट लेना ही नहीं है क्योंकि वो इनकम इस साल में टैक्सेबल ही नहीं हो रही। इनकम अगर 3 साल बाद टैक्सेबल होगी ना सर, टैक्स का क्रेडिट भी आपको 3 साल बाद मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, जब इनकम टैक्सेबल होगी तभी इसके टैक्स का क्रेडिट आपको दिया जाएगा। Where tax has been deducted at source and paid to the central government and the income is assessable over a number of years। सर ऐसा भी तो हो सकता है, मेरी इनकम 2 साल में टैक्सेबल हो रही है, 3 साल में टैक्सेबल हो रही है, टीडीएस अभी कट गया। ठीक है भाई, मुझे कहीं से 5 लाख रुपए मिले, लेकिन ये जो 5 लाख रुपए मिले ना 5 साल के हैं। अब सर हमने डिस्कस किया था कि टैक्स कब कटता है, टैक्स कटता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कई ऐसे पेमेंट्स होते हैं उसमें टीडीएस काट लिया गया पेमेंट के टाइम पर। अब सर एडवांस पेमेंट था 5 साल का, एडवांस पेमेंट
तो अब मेरी इनकम को आप एडवांस में थोड़ी टैक्सेबल कर देंगे सर, इनकम को ना डिस्ट्रीब्यूटेड टू 5 years और टीडीएस also distributed to 5 years. ठीक है, इनकम और टीडीएस दोनों 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है सर? यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर छोटा सा सेक्शन है, कवर कर लेते हैं जल्दी से। सेक्शन 203 कैपिटल ए, ये क्या कहता है सर? देखिए, जैसे ना इनकम टैक्स में जब भी हम अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं ना, इसके लिए हमें पैन नंबर चाहिए होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। सर वैसे ही फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस हमें 10 नंबर चाहिए होता है, 10, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। सर इसका टी, इसका ए, इसका एन एक्रोनिम है सर ये। ठीक है ना, बस इसको हमने एक ही वर्ड की तरह ट्रीट कर लिया, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है सर, ये एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक नंबर होता है, अल्फा न्यूमरिक। सर पेन भी तो अल्फा न्यूमरिक होता है, पेन में भी तो पहले अल्फाबेट्स आते हैं ना। जैसे पेन नंबर इस तरह का होता है, मान लीजिए कोई मिस्टर रमेश शर्मा है, तो ये रमेश शर्मा का पेन नंबर कैसा होगा? सर ये जो मिस्टर रमेश शर्मा है, इनका पेन नंबर ना कुछ इस तरह का होगा, AAEPS 1 2 3 4D, है ना। अल्फा न्यूमरिक पेन नंबर होता है सर 10 डिजिट का। सर ऐसा ही 10 नंबर होता है, बस इसमें हमारे पास 10 नंबर में भी अल्फा न्यूमरिक डिजिट्स अलॉट कर दी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर पर्सन का 10 नंबर आ जाएगा। तो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर और इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक नंबर। सर एक होता है टीडीएस, एक हमें अभी कंसेप्ट डिस्कस करना है टीसीएस। दोनों के लिए हमारे पास 10 नंबर चाहिए होता है, टैक्स डिडक्शन का हो या टैक्स कलेक्शन का हो, 10 नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक है सर, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। 10 number is to be obtained by all the persons who are responsible for deducting tax at source or who are required to collect tax at source, except in case of 194IA। सर 194IA में 10 नंबर नहीं चाहिए होता, हमने डिस्कस किया था, ये पेन से हो जाता है। 194IB में नहीं चाहिए होता, ये पेन से हो जाता है। 194M में नहीं चाहिए होता, ये पेन से हो जाता है। और बाकी सारे पेमेंट्स के लिए, बाकी सारे पेमेंट्स के लिए सर आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप किसी का 192 में, 192 1A में, 193 4 4A 4B C एंड सो ऑन सर टैक्स काटना चाहते हैं, देन यू मस्ट हैव 10 नंबर। बिना 10 नंबर के टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जा सकता। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। चलिए तो सर दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।